कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। चाहे कोरोना वैक्सीन हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको देखते हुए राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लगातार निशाने भी साधते आए हैं, ट्वीट करते आए हैं और ऐसे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें, आज भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया है और साफ तौर पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन कहाँ है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वेयर आर वैक्सीन। साफ तौर पर उन्होंने बोला कि यहाँ वैक्सीन की कमी है। आप अलग अलग मन की बात करते हैं लेकिन यहाँ जनता की बात नहीं सुनते हैं। जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन कहाँ है ये आपको नहीं पता। इस बीच उन्होंने आज भी हमला किया है। आपको बता दें कि यहाँ इसके ट्वीट पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनके इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए पूछा कि राहुल गांधी की आखिर परेशानी क्या है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि कल ही मैंने जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता पर तथ्य रखे। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं है? क्या वो समझते नहीं है? अहंकार और ज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। यहाँ उन्होंने कहा कि व्यापक वैक्सीन अभियान को बदनाम करने के लिए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों को देखकर बेहद ज्यादा दुख हुआ। इस बीच उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से 75% टीके मुफ्त में उपलब्ध कराने के बाद टीकाकरण की गति तेज हुई और जून में 11.50 करोड़ खुराकें दी गई। कृपया इस घातक बीमारी के लिए बीच राजनीतिक ना करें और जिस तरीके से वैक्सीन की कमी है इस बीच भी यहाँ पर राजनीतिक घमासान दिखाई दे रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी की समस्या क्या है, ये सब बातें स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कही गई हैं। आपको बता दें, लगातार वो हमलावर हैं। राहुल गांधी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। चाहे वैक्सीन की रफ्तार हो, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, तमाम मुद्दों पर हमलावर है। ऐसे में अब देखा जाए तो यहाँ बेहद दिलचस्प दिखाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हमलावर हैं और जुलाई भी आ गई है और वैक्सीन नहीं आई है। इस बीच उन्होंने लगातार यही कहा कि वैक्सीन कहाँ है, क्योंकि जनता को वैक्सीन चाहिए। जुलाई आ गई ये सही नहीं चाहिए। मन की बात ये सब जनता नहीं देखेगी। जनता देखेगी तो सिर्फ वैक्सीन कहाँ है ये सब देखेगी। कैमरामैन करण मारा के साथ साधना बत्रा, ANB न्यूज। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनता की कमर टूटती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल के अंदर लगातार भाजपा यानी केंद्र सरकार के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं वृद्धि की जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, CNG के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, LPG के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब हाउस टैक्स की बात करें या फिर सर्विस टैक्स की बात करें या फिर कहें कि और सर्विस टैक्स की बात करें, लगातार उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि की जा रही है। और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के आज के सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के अंदर भाजपा को घेरने की कोशिश की। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा कोरोना काल के अंदर लगातार दामों की वृद्धि कर रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें या फिर और रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करें, लगातार उनमें वृद्धि हो चुकी है। और लगातार महंगाई की जो मार से कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है और अब घर गृहस्थी चलाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर जिस तरीके से भाजपा को घेरा जा रहा है उससे लगता है कि चुनाव का समय बिल्कुल नज़दीक है और इसीलिए भाजपा को घेरा जा रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के जो बड़े नेता हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना होगा ये चुप्पी कब तक टूटेगी, क्योंकि लगभग 100 रुपये के करीब पेट्रोल के दाम आ चुके हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में जहां इंदौर ने 7 अवार्ड जीतकर पूरे देश भर में अपनी धाक जमाई है, ऐसे में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर आ रहे हैं और धन्यवाद कार्यक्रम के तहत इंदौर की जनता को धन्यवाद भी देंगे, जिसको लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है। और तमाम तैयारियों को लेकर, चाहे वो स्मार्ट सिटी के जो पेंडिंग यानी कि जो कार्य अभी तक रुके हैं उन कार्यों को लेकर हो या आगामी अतिक्रमण को लेकर हो, अन्य सभी कार्यों को लेकर अब जल्द नगर निगम पूरी तरह से इन कार्यों को लेकर मीटिंगें कर रहा है। जिसको लेकर आज बात करें तो नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक मीटिंग भी की, जहां पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी उपस्थित रहे।
ज्ञात हो कि इंदौर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक कॉन्टेस्ट में जो कि 2020 में हुआ था उसमें 7 अवार्ड जीते थे और इन 7 अवार्डों का जीत हासिल करने के बाद इंदौर ने पूरे देश भर में अपनी धाक जमाई थी। इंदौर जहां स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 रहा है और ऐसे में अब इंदौर 5वीं बार भी नंबर 1 आने की कयास में पूरी तरह से जुटा हुआ है और तमाम जो अतिक्रमण को लेकर कार्रवाइयां हों जो कि ग्रीन बेल्ट में कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उन पर भी लगातार नगर निगम प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अब उस पर जुट चुके हैं और ऐसी जो अविलंब बन रही हैं जो कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर चुके हैं उन पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी, ANB न्यूज़। बीती रात से पुलवामा के हाजिन में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 4 आतंकी और 1 आतंकियों का मददगार इस मुठभेड़ में मारा गया है। वहीं इस मुठभेड़ में 1 जवान शहीद और 3 जवान घायल भी हुए हैं। अगर इस साल के शुरुआत से लेकर अब तक बात करें तो 65 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। यूपी में कल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने सावित्री जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने रीता यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। ज्ञात हो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रीता यादव पूर्व सांसद बालेश्वर यादव की पुत्री है जो कि हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं। वहीं सावित्री जायसवाल पूर्व में BSP के शासनकाल में यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। ऐसे में दोनों दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगे हैं। वोटरों को लुभाया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी इस चुनाव को अंतिम रूप देने में लगा है। कल जिला अधिकारी के न्यायालय परिसर में चुनाव होना है। अब चुनाव नतीजे आने के बाद यह पता चलेगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कमल खिलता है या साइकिल दौड़ती है। ANB के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में मानवता को शर्मसार व तार तार करने वाला मामला देखने को मिला है, जहां पर एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पब्लिक युवक को घायल देखती रही और वीडियो बनाती रही। आदमी थे, 3 आदमी मोटरसाइकिल थी। कौन सी थी गाड़ी? कौन सी गाड़ी थी? होंडा साइन थी। किए चले गए? गड़ी वापसी लौट गए? आए किए थे? नहीं, ठाड़े में ली थे। ठाड़े थे? अरे क्या गोली मारी? 3। लेकिन उनको उपचार के लिए नहीं ले गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए घायल युवक को TGI सैफई रेफर किया। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज, मैनपुरी। दहीसर फायरिंग की गुत्थी को दहीसर पुलिस ने महज 10 घंटे में सुलझा लिया। इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 2 पिस्टल सहित 300 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट CP ने बताया है कि ये 5 आरोपी इंदौर से मुंबई आए थे। हालांकि लूटपाट के इरादे से ही आए थे। इनको एक सुपारी दी गई थी कि किस तरह से शैलेंद्र पांडे को लूटना है। इस दौरान अगर शैलेंद्र पांडे हुटर दबाने की कोशिश करता है तो तुरंत उसको गोली मार देना। लिहाजन अगर हुटर बजेगा तो दरवाजा ऑटो लॉक हो जाएगा और आरोपी पकड़े जाएंगे। सिर्फ इसी वजह से शैलेंद्र की हत्या की गई है। इस पूरे मामले में एक मुख्य सरगना अभी भी फरार है, लेकिन जिस तरह से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस पर साफ तौर पे जाहिर होता है कि लूटपाट से पहले ये दोनों शख्स ने इंदौर में 10 राउंड फायरिंग की थी और ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद मुंबई में आकर लूटपाट को अंजाम देने वाले थे। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्य प्रकाश सोनी, ANB न्यूज, मुंबई। सोनभद्र जिले के आज हम सलखन फासिल्स पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे जो फासिल्स पार्क है इसमें करोड़ों वर्ष पुराना जीवाश्म मौजूद है। अगर देखा जाए, बात करें वैज्ञानिकी शोध की, तो यहाँ पे 150 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म पाया गया है, जो अमेरिका के येलो स्टोन फासिल्स
से भी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। अगर बात करें तो इसे विश्व का नंबर 1 और अजूबा के साथ ही सोनभद्र की अमूल्य धरोहर मानी गई है। यहाँ पे तमाम बरसात में पर्यटक भी आते हैं, यहाँ से दूर दूर से सैलानी भी आते हैं और यहाँ का आनंद उठाते हैं। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और यहाँ का ये जीवाश्म जो है पर्यटकों को काफ़ी लुभाता है और लोग आते हैं और यहाँ का आनंद उठाते हैं। आप हमारे पीछे इधर देख सकते हैं, यही वो जीवाश्म है जो 150 करोड़ वर्ष पुराना है। यहाँ पे पूरा ये वन विभाग द्वारा घेराबंदी कर दिया गया है ताकि सुरक्षित रह सके, इससे कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ ना करे। यहाँ पे लोग आते हैं, इसी घेरे के बाहर से इस जीवाश्म को देखते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं और उधर जो है सब बना हुआ है लोगों को बैठने के लिए। यहाँ पे आते हैं लोग बरसात के मौसम में, हरियाली के साथ साथ यहाँ का आनंद उठाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। पार्टी पिकनिक भी यहाँ पे लोग मनाते हैं। अभी बरसात आने ही वाली है, इसके बाद हरा भरा मौसम हो गया है। यहाँ पे दूर दूर से सैलानी और पर्यटक आते हैं, यहाँ का नज़ारा उनको काफ़ी लुभाता है और लोग यहाँ का आनंद उठाते हैं। इस तरीके की ज़िले में ना जाने कितनी धरोहर हैं जो यहाँ के लोगों के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में उनको मिली हुई हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता और प्रशासन की वजह से आज भी उतना यहाँ का विकास नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं ये जो सड़कें हैं आज भी पूरी तरीके से कच्ची हैं, ये सोलंग बिछी हुई हैं, कंकड़ है इस पे, लेकिन आज तक इसको पक्की नहीं बनाई गई। जो भी हो, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे आज ये अपने ही दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। सुभाष पांडे, एएनबी न्यूज, सोनभद्र। रीवा के वन स्टॉप सेंटर के प्रशासक की लापरवाही की वजह से 29 जून को एक किशोरी अचानक गायब हो जाती है और इस बात की जानकारी तब होती है जब वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ बिछिया थाना में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि 24 जून को बिछिया अस्पताल में एक किशोरी पहुंची और वहां पर जाकर स्टाफ से यह बोलने लगी कि उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए। इस बात की जानकारी जैसे ही वन स्टॉप सेंटर को हुई तो वह लोग बिछिया अस्पताल पहुंचे और वहां पर किशोरी को दस्तयाब करके CWC के सामने प्रस्तुत किए। CWC के द्वारा किशोरी को वन स्टॉप सेंटर में रखवा दिया गया कि जब तक इसकी तलाश नहीं हो जाती, परिजन कौन है इस बात की जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक के लिए किशोरी को वन स्टॉप सेंटर में रखा जाए। लेकिन 29 जून को किशोरी अचानक वन स्टॉप सेंटर से गायब हो जाती है। हालांकि वन स्टॉप सेंटर के द्वारा यह बताया जा रहा है कि किशोरी अपने मन से जाती है, चाबी लेती है और ताला खोलकर चली जाती है। लेकिन किशोरी का अचानक जाना, जबकि किशोरी का 164 के तहत बयान भी दर्ज होना था। हालांकि पुलिस के द्वारा यह बार बार बोला जा रहा है कि किशोरी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही मिल जाएगी, लेकिन 29 जून से लेकर आज तक किशोरी का कोई पता नहीं चला है और थाने में सिर्फ अपहरण की शिकायत दर्ज कर दी गई है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे, जो कि पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी की मौत के अंतिम संस्कार में शिरकत होने पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें, वर्तमान समय में अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के छोटे भाई का निधन भी हो गया है, जहां पर वो शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ अयोध्या के सर्किट हाउस में पहुंचकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और विकास कार्यों को लेकर भी प्रेस वार्ता की। पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करने के दौरान उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहा है, जिसको लेकर अयोध्या में अगर पर्यटक आते हैं तो राम गमन जैसे तमाम राम के चरित्रों के बारे में जाने और समझे, जिसको लेकर अयोध्या को खूब अच्छी तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सपना था कि अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए, उसका सपना साकार हो रहा है। वीडियो पर्सन मंजीत सागर के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या।
अलीगढ़ पुलिस का संवेदनहीन चेहरा आया सामने। सीमा विवादों में लगी पुलिस के सामने घंटों तैरता रहा अज्ञात सबकी नहीं हो सकी शनाख्त। मामला पूरा गौड़ा थाने के इलाका गढ़ खेड़ा का है, जहां नदी में घंटों अज्ञात सब तैरता रहा। आखिरकार इगलास और थाना गौड़ा पुलिस आपस में बहस करती रही, तो वहीं बाद में गौड़ा पुलिस को क्षतिग्रस्त सब निकालना पड़ा। अलीगढ़ से ANV न्यूज के लिए मुकेश कुमार उपाध्याय के साथ कैमरामैन अश्विनी गौड़। SP अर्पणा गौतम के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान वहीं और यह जनपद के अजीतमल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हम आपको बता दें 9 दिन पूर्व हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिवम पाल, ANV न्यूज औरैया। गोरखपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद में ताबड़तोड़ चलाई गोलियां, एक की मौत और कई गंभीर रूप से घायल। ताज़ा मामला गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र का है, जहां पर लालपुर टीकर गांव में डांस करने को लेकर रात्रि में 9:30 बजे घटना हुई। पूर्व BDC ने 5 राउंड फायरिंग की, जिसके वजह से दिवाकर उर्फ रघुनाथ निषाद उम्र 22 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका छोटा भाई विकास गोली लगने से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पूर्व BDC ने अपने लाइसेंसी असलहे से 5 राउंड फायर किया। परिजन घायल विकास को लेकर मेडिकल कॉलेज गए, जहां उसका इलाज चल रहा। वहीं सूचना पर गांव में पुलिस पहुंच गई और जितने भी आरोपित थे पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। अब मामला यह उठता है कि अगर CM सिटी में इस तरह से पुलिस से बेखौफ बदमाश रात्रि में या दिन दहाड़े गोली चलाएंगे तो आम जन का क्या हाल होगा। वहीं पूरा मामला शादी में पूर्व BDC लक्ष्मण निषाद और दूसरे पक्ष के बीच का है। शादी में नाचने को लेकर करीब रात में 9:30 बजे दिवाकर से विवाद हो गया। गांव के लोगों ने बताया कि यह विवाद काफ़ी पुराना है। खोराबार थाना क्षेत्र के लालपुर टीकर गांव में पिछले रात एक रघुनाथ नाम के युवक को गोली लगने से मृत्यु हो गया है। उसका भाई विकास को भी चर्रा लगी हुई है 12 बोर की। घटना ये था कि एक राम लक्ष्मण एवं उनके 4 लड़के, इनके द्वारा जो है गांव के कुछ युवाओं को पीटा गया है। उसके खिलाफत में कुछ लोग उनके घर के सामने इकट्ठे हुए थे। उसी भीड़ पे छत से इन लोगों के द्वारा फायरिंग किया गया है। राम लक्ष्मण ने भी अपने लाइसेंसी DBBL से फायरिंग किया है, जिसके चलते एक युवक जो रघुनाथ का मृत्यु। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का है, जहां मामूली विवाद में लाइसेंसी असलहे से एक युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई और उसका एक भाई गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं इस संबंध में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना में नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही जो घटना में प्रयुक्त असलहा था उसको बरामद कर लिया गया है। ANV न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद। चित्रकूट के कुख्यात डकैत गौरी यादव के धरपकड़ के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं आज सरकार ने इस गौरी यादव के इनाम की धनराशि बढ़ा दी है। आपको बता दें कि कुख्यात डकैत पर पहले 1.5 लाख रुपए का इनाम था। अब इस डकैत पर 5.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया सरकार ने। आपको बता दें कि इस डकैत पर लगभग 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं एक दिल्ली के सब इंस्पेक्टर की हत्या का भी मामला इस पर दर्ज है, जिसमें यह गौरी यादव जेल भी जा चुका है। आपको बता दें कि यह गौरी यादव कभी पुलिस की मुखबिरी करता था। उसके बाद यह धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आया और चित्रकूट का दुर्रात अपराधी बन गया, जिसके लिए चित्रकूट पुलिस लगातार जंगल में सर्च ऑपरेशन करती दिखाई दे रही है। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गौरी यादव की खात्मे की। मैं शिव निषाद, ANV न्यूज, चित्रकूट। जनपद में नाबालिग लड़की से शादी करने के मामले में दूल्हे सहित बारातियों को
जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल मामला लालगंज थाना क्षेत्र के कोटा घाट बिजरी गांव का है। वही बाल विवाह को देखते हुए ग्रामीणों द्वारा अधिकारी को सूचना दी गई। अधिकारी मौके पर पहुंचे और बारातियों के साथ दूल्हे को थाने ले आए और अधिकारी मामले की छानबीन में जुटे। वही आपको बता दें कि सीतापुर जिले से बाराती और दूल्हे पहुंचे थे शादी करने के लिए। वही दूल्हे की करीब उम्र 40 वर्ष से ऊपर बताई जा रही है। वही लड़की की उम्र लगभग 12 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मानव तस्करी से भी जोड़कर देख रही है। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह। मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने जो वैक्सीनेशन को लेकर पार्टियां सवाल उठा रही हैं उनको राष्ट्र विरोधी बताया। डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव भी वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि ये वैक्सीनेशन भाजपा की है, तो ऐसे लोग निश्चित ही देश विरोधी हैं, क्योंकि ये लोगों की जो जान बचाने के लिए वैक्सीन काम कर रही है उसको लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक की रोटी सेक रहे हैं, तो ऐसे लोग निश्चित ही राष्ट्र विरोधी ही कहलाए जाएंगे। डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि कोरोना काल में जहां आदमी हर तरीके से परेशान हुआ है, कई लोगों ने जान गंवाई है, ऐसे में सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। वहीं सहकारिता मंत्री से पूछे जाने पर कि प्रदेश में होने वाले कई चुनाव, जो कि कुछ चुनाव तो ऐसे हैं 2 साल पीछे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही चाहे वो निकाय के चुनाव हों या त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हों, वो जल्द ही करा लिए जाएंगे। जैसे ही हालत में सुधार होता है, कोरोना पे स्थिति काबू में होती है, उसके बाद सभी चुनावों को कराया जाएगा। एएनबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवरी मीणा द्वारा आज रिक्रूट आरक्षियों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन पुलिस लाइन झांसी में किया गया, जिसमें एसएसपी द्वारा रिक्रूट आरक्षियों से उनका हालचाल जाना एवं उनकी समस्याएं सुनी। समस्याओं का निस्तारण हेतु दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं रिक्रूट आरक्षियों द्वारा प्रशिक्षण लिया जा रहा है, जिसमें एसएसपी द्वारा उन्हें बधाई भी दी गई। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज झांसी। मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के सलेमसराय गांव में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब एक दबंग राशन डीलर ने एक गांव के ही विकलांग को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। मुश्किल से गांव वालों ने दबंग राशन डीलर से विकलांग को बचाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने विकलांग को थाने ले जाकर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। आपको पूरा मामला बताते चलें। सलेमसराय गाँव में कुछ दिन पहले राशन डीलर रात्रि के समय राशन की बोरियां ब्लैक कर रहा था, जिसके चलते विकलांग कार्ड धारक ने ब्लैक करते राशन को देख लिया और 112 को सूचना दे दी। सारा बयान 112 पुलिस को देकर के विकलांग ने राशन डीलर के खिलाफ जांच बैठा दी थी, जिसके चलते दबंग राशन डीलर ने सूचना देने वाले विकलांग को घेर कर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है और जान से मारने की धमकी दी है, जिसमें पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दे दी है और पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई की बात कही है। जो भी दोषी सामने आएगा पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। एएनबी न्यूज बाजिद अली, मुरादाबाद। कासगंज जनपद में एक पिता और पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां पर जमीन के लालच में अपने ही पिता को एक कलयुगी पुत्र ने उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब वो रात में सो रहे थे। आपको बता दें, पूरा मामला पटियाली थाना क्षेत्र के गांव नगला बक्सी का बताया जा रहा है। पिता की मौत के बाद कलयुगी पुत्र फरार बताया जा रहा है।
फिलहाल पुलिस ने सबको पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कासगंज से ANB न्यूज के लिए मैं अतुल यादव।